अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, अगर माशरे के जो लोग हैं और माशरे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सोच होती है, उस पर अगर बात की जाए तो अमूमन ये देखने में आता है कि बहुत सारे ऐसे ख़ानदान जिनमें प्यार मोहब्बत के बहुत गहरे रिश्ते होते हैं, वो भी बाज़ औक़ात माली मफादात के ताबे होकर उन रिश्तों को गंवा बैठते हैं। लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जायदादों के तनाज़े शुरू हो जाते हैं और ख़ासतौर पर विरासती मामलात में बहुत सारे लोग ऐसे रिश्ते एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हो जाते हैं जिनका सोचा नहीं जा सकता। और अगर बात की जाए तालीम के सेक्टर की, तो तालीमी निज़ाम में भी ऐसे बहुत सारे इदारे चलते हैं जो प्राइवेट ओन्ड होते हैं और उसके साथ साथ ऐसे इदारे भी हैं जो NGOs के तहत चलते हैं, ट्रस्ट के तहत चलते हैं, फाउंडेशंस उन्हें चलाती हैं। ऐसे इदारों में भी अब ये देखने में आ रहा है कि इदारों पर कब्ज़े की जंग शुरू हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पर ये इस तरह की जंगें चल रही हैं, कुछ का पता चल पाता है, कुछ का नहीं चल पाता और इसके साथ साथ कई एक मामलात मीडिया में भी रिपोर्ट होते हैं। इसरा यूनिवर्सिटी भी एक ऐसा ही इदारा है। इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जो कि वाक़ है और इसके कैंपसेस भी हैं। इसरा यूनिवर्सिटी भी ऐसा ही एक इदारा अब ज़ाहिर हो रहा है कि जिसमें यूनिवर्सिटी पर और उसके अस्पताल पर कब्ज़े की एक जंग छिड़ी हुई है और ये देखने में आ रहा है गुज़िश्ता कई दिनों से, वैसे तो कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है और आप स्क्रीन पर फुटेज भी देख रहे हैं जिसमें जत्थे के जत्थे आ रहे हैं, मुसल्लह अफराद आ रहे हैं और इसरा यूनिवर्सिटी के कैंपसेस पर अटैक कर रहे हैं, हमला आवर हुए हुए हैं और वो कैसे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स को हरासा कर रहे हैं और उन्हें कैसे ज़दोकोब कर रहे हैं और उसके बाद कैसे सब लोग बैरियर्स को क्रॉस कर रहे हैं, ज़बरदस्ती गेट खुलवा रहे हैं और उसके बाद किस तरह से वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। शुरू में जब गाड़ियाँ उनकी पहुँची तो उन्होंने ये ज़ाहिर करने की कोशिश की कि जैसे किसी मरीज़ को ला रहे हैं और फिर ऐसे हुआ कि एक शख्स को उन्होंने ऐसे ही उठाया और उसके बाद वो अंदर चल दिया और उसके बाद फिर यके बाद दीगरे मुतअद्दिद गाड़ियाँ आईं और उनमें दर्जनों अफराद जो सवार थे वो उतरे और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए। परसों ही एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें अस्पताल में भी तोड़फोड़ हुई, वहाँ पर फायरिंग के वाक़यात हुए, वहाँ पर मुसल्लह अफराद को देखा गया और वो मुसल्लह अफराद दंदनाते फिरे और कौन थे, वो क्या था, ये ऐसा क्यों हुआ कि एक इतना बड़ा इदारा, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो एक ऐसी मादर इल्मी जहाँ से लोगों को तालीम मिलती है, जहाँ से नौजवानों को तालीम मिलती है और उन्हें ज़िंदगी का जो गुजारने का सलीका है वो उन्हें आता है और उसके बाद वो माशरे के कारामद शहरी बनते हैं। लेकिन ऐसे इदारों में भी जब ऐसी चीज़ें आ जाएं, ज़ाती मफादात गालिब आ जाए और ये सोचे समझे बग़ैर कि इसका इम्पेक्ट क्या होगा, इस इदारे को तबाही की तरफ क्यों धकेला जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इसरा यूनिवर्सिटी के चांसलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्लाह काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। काजी साहब, सबसे पहले तो ये समझाइएगा ज़रा, इसरा यूनिवर्सिटी के बारे में बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ये कब से कायम है, कितने स्टूडेंट्स इनरोल हैं और इसके अस्पताल के हवाले से बताइएगा। जी, देखिए, इसरा यूनिवर्सिटी की जो मालिक है वो है इसरा इस्लामिक फाउंडेशन, जिसका क़याम 1990 में हुआ और इसरा यूनिवर्सिटी का जो क़याम है उसको चार्टर जो है वो मिला 1997 में, 1997 में। हैदराबाद जो है वो हमारा पेरेंट कैंपस है, क्योंकि हमारा ताल्लुक, हमारी फैमिली का, हमारे बड़ों का ताल्लुक हैदराबाद और गिरदो नवाह के इलाके से है और हमारे जो बड़े हैं, हमारी फैमिली, हमने सोचा कि यहाँ पे बाहर से चूंकि वो जॉब कर रहे थे अच्छी पोजीशंस पे, कोई प्रोफेसर था, कोई डायरेक्टर था, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ आके अपने वतन की खिदमत की जाए। हैदराबाद कैंपस के बाद जो है हमने कराची कैंपस इस्टेब्लिश किया अल्लाह की फजल से और कराची कैंपस को फंक्शनल हुए भी तकरीबन 11-12 साल हो गए हैं। काजी साहब, आपका ताल्लुक भी डायरेक्टली इसी फैमिली से है, फाउंडिंग फैमिली से? जी जी जी, बिल्कुल। मैं खुद भी फाउंडिंग फैमिली से मेरा ताल्लुक है और मैं खुद इसरा इस्लामिक फाउंडेशन का एक डायरेक्टर भी हूँ और चूंकि जो फाउंडेशन है वो ओन करती है इसरा यूनिवर्सिटी को। अच्छा, कराची कैंपस के बाद अल्लाह के फजल से हमारे बड़ों की और हमारी अनथक मेहनत से इस्लामाबाद में भी हमारा कैंपस इस्टेब्लिश हुआ, उसको तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं। हम जिन शोबों में तालीम देते हैं उसमें मेडिकल है, डेंटल है, रिहेबिलिटेशन साइंसेज, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंस, बैचलर से लेके PhD लेवल तक तमाम मुख्तलिफ शोबेजात में अच्छे से एहसन तरीके से तालीम जो है वो हम देते हैं। तो ये पिछले 25 साल से तकरीबन ये इदारा जो है वो बड़े एहसन तरीके से, बल्कि हम कहते हैं कि सिंध का शायद ही कोई दूसरा निजी इदारा ऐसा होगा जिसने इतनी तेजी से तरक्की की हो। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले कोई 1.5-2 साल से
जो है वो बहरान का शिकार है। और इतने अरसे से तो चूंकि हमारी फैमिली इसको चला रही थी, हमारे क्योंकि माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं फाउंडेशन के, उसमें कोई एफसीपीएस कार्डियोलॉजी है तो कोई एफसीपीएस ऑप्थेल्मोलॉजी है। मैं खुद पीएचडी मेरी कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। मैं खुद एज अ प्रोफेसर मैंने 10 साल से ज्यादा यहाँ पे काम किया है, एज अ प्रो वाइस चांसलर की कैपेसिटी में भी। और हमारे जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं, कोई अमेरिका से पीएचडी है, कोई एफआरसीएस है यूएस से। तो अल्लाह के फजल से बड़े अच्छे एहसन तरीके से जो है वो चल रही थी यूनिवर्सिटी। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर नजीर लगारी जो हैं, उनके अज़ाइम कुछ और थे। वो हमारे फाउंडेशन के डायरेक्टर भी रहे हैं, लेकिन उनकी एक अपनी एक वडेरे वाली जो है वो सोच थी, और उनके कुछ अज़ाइम थे, ओवर एम्बिशियस थे कि यूनिवर्सिटी पे कब्जा किया जाए, क्योंकि उनकी खुद यहाँ पे इतनी खिदमत नहीं रही है, उनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर रहा है। और वो काफी अर्सा तो यूके में रहे और काफी अर्सा गवर्नमेंट अच्छा काजी साहब, मैं यहाँ नाज़रीन को बता दूं कि आप डॉक्टर लगारी साहब का नाम ले रहे हैं तो हम उनका हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं हो पाया है, लेकिन अगर वो खुद सुन रहे हों हमारे शो को, या उनके कुछ और टीम के लोग अगर सुन रहे हों और वो अगर अपना मौक़िफ़ इस पे देना चाहें तो वो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। लाइव शो में भी वो शिरकत कर सकते हैं, या इस शो के बाद भी हमसे वो रब्ता कर सकते हैं। हम उन्हें भी मौका देंगे पूरा कि अपना मौक़िफ़ वो बयान कर सकें। जी काजी साहब। जी, तो वो ये कि डॉक्टर नजीर लगारी के अपने कुछ अज़ाइम थे, और उन्होंने मुस्लिम अफराद की मदद से हमारा एक फाउंडेशन का एक स्कूल है उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन हमारी फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट्स है ना, वैली प्रोजेक्ट्स, उसमें इसरा यूनिवर्सिटी के अलावा हमारे इसरा स्कूल का नेटवर्क है जो सिंध भर में मुख्तलिफ शहरों में फैला हुआ है। फिर मदारिस और मसाजिद के हवाले से हमारे दीनी प्रोग्राम्स हैं जिसमें कुरानी अरबी सिखाई जाती है, नाजरा कुरान है, तहफीजुल कुरान प्रोग्राम है। और आंखों का इलाज जो है उसके हवाले से हमारी जो खैराती सर्विसेज हैं वो दुनिया भर में फैली हुई हैं। सबसे बड़ा मरकज हमारा अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल कराची में है, और उसके साथ साथ शिकारपुर, कंडियारो, मातली, खारान बलोचिस्तान, यहाँ पे हमारे छोटे छोटे अस्पताल जो है वो अल इब्राहिम के तरफ। माशाल्लाह, तो ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो जी जी बिल्कुल, अल्लाह के फजल से हमारी यूनिवर्सिटी के तकरीबन 5-5.5 जो है वो स्टूडेंट्स हैं तीनों कैंपसेस मिला के, और तकरीबन 2000 से ज्यादा जो है वो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जिनको मतलब हमारे इदारे की तवज्जुह से एक रोजगार की सहूलत जो है वो मैसर है अल्लाह के फजल करम से। और तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से फारिग तहसील होके, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे अमेरिका में, यूके में, यूरोप में काम कर रहे हैं और दुनिया और मुल्क को सर्व कर रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से ये हमारी खिदमत जो है वो इदारे की तरफ से जो है वो न सिर्फ सिंध भर में, पाकिस्तान लेवल पे, बल्कि हम कहेंगे कि एक ग्लोबल लेवल पे हम जो है वो अपनी खिदमत जो है वो दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग जो है अगर किसी को अच्छा काम करते हुए देखते हैं तो बजाय उनको सराहने के, उनकी हिम्मत अफजाई करने के, उनको एक हसद और बुग़्ज़ पैदा हो जाता है। ये दुख की बात है कि आजकल के दौर में ये एक नफ्सियात है जो पनपने लगी है। डॉक्टर नजीर लगारी भी कुछ इसी तरह के जो है वो आदमी हैं। उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो इदारे पे कब्जा कर लें, तो उन्होंने मुसल्लह अफराद की मदद से पहले हमारे स्कूल पे कब्जा किया, और हमारे जो फाउंडेशन के डायरेक्टर्स हैं उनको डरा धमका के वो वाइस चांसलर बने। ये है जून 2020 की बात। और जैसे वो वाइस चांसलर बने तो इन्होंने मजीद कब्जा करने के लिए, इनके जो बेटे हैं वो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, कोई बीकॉम पास है, 30-32 साल का एक लड़का है, उसको उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। जबकि हमारे यहाँ जब तक कोई आदमी पीएचडी क्वालिफिकेशन का ना हो किसी अच्छे ओहदे पे जो है वो हम उसको एलिजिबल ही नहीं समझते, बिकॉज दे शुड हैव ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इन सर्विस टू द इंस्टीट्यूशन बिफोर दे कैन बी अपॉइंटेड टू सच पोजीशंस। तो एनीवे, तो अच्छा, फिर जो है वो इन्होंने अपनी मुजरिमाना हरकतें जो है वो मजीद तेज कर ली। तो हमारी फाउंडेशन ने ये एक नजरियाती फैसला किया कि डॉक्टर नजीर लगारी को सस्पेंड किया जाए। कोर्ट में केसेस चल रहे थे, लेकिन कोर्ट ने जो है वो ये समझे कि हमारे हक में रिलीफ दिया है। अभी 3 हफ्ते पहले की बात है कि मैंने एक सूट फाइल किया कोर्ट में, और उसमें कोर्ट ने मुझे रिलीफ दी और मुझे रिकग्नाइज किया एज चांसलर। और डॉक्टर नजीर लगारी और इनके जो सस्पेंडेड रजिस्ट्रार हैं उनको रिस्ट्रेन किया फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, और ये कि वो एक्ट की वायलेशन से उनको रोक दिया। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो एक लगारी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? लगारी साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और इसरा यूनिवर्सिटी के हवाले से बातचीत हो रही है हमारी, और वो दोबारा हमसे कनेक्ट हो जाएंगे तो हम बातचीत का सिलसिला दोबारा जारी रखेंगे उनके साथ। वो ये बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी पर और उनके मुख्तलिफ स्कूल्स पर कब्ज़ा किया गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी और अस्पताल पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ कैंपसेस पर कब्ज़े करने की कोशिश की गई,
और मुसल्लह अफराद की मदद से वहाँ आया गया और वहाँ तोड़फोड़ भी हुई, वहाँ पे फायरिंग के वाक़यात भी हुए, जिससे खौफ व हिरास पैदा हुआ यूनिवर्सिटी के न सिर्फ हज़ारों मुलाजमीन में, बल्कि उसके साथ साथ जो अस्पताल में मरीज़ वहाँ इलाज की गर्ज से जो आए, वो उनमें भी खौफ व हिरास पैदा हुआ। जी कायद साहब, आप बता रहे थे, तो फिर ये क्या हुआ वाक़यात, फिर ये पिछले हफ्तों में क्या हुए? कोर्ट के अहकाम के बावजूद भी ये सिलसिला जारी रहा? नहीं, दुख की बात है। अच्छा, ये जो आप पहले फुटेज दिखा रहे थे ना कि एक मरीज की डिस्गाइज में लोग आ रहे हैं और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास वो फुटेज आई थी। जी जी, ये दरअसल हमारी इस्लामाबाद कैंपस की पोजीशन है और इन्होंने लगारी साहब ने 3 दफा हमारे कैंपस पे हमला करवाया। एक तो 25 अप्रैल 2021 को, फिर 21 अगस्त 2021 को और फिर 7 नवंबर 2021 को। और लगारी साहब और उनके बेटे के खिलाफ FIR भी कटी हुई है इस सिलसिले में। और कराची कैंपस में इन्होंने 2 दफा हमारे कैंपस से हमले किए, कब्जे करने की कोशिश की और जो है वो बहरहाल अल्लाह के फजल से इनकी कोशिश तो नाकाम गई, लेकिन उस पर भी इनके खिलाफ FIR कटी हुई है। अच्छा, अब तो FIR कटी तो फिर उस पर अमल क्या हुआ कायद साहब? सिर्फ FIR ही कटी या उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई भी हुई? जी, इस्लामाबाद में जो FIR कटी हुई है उसकी तो बाकायदा वो आई थिंक ट्रायल स्टेज चल रहा है, क्योंकि इनके लोग जो जमानत पे हैं इनके लोग। जी, इनके लोगों ने जमानत लेने की कोशिश की तो कुछ लोगों को जमानत मिली है, कुछ लोगों को जमानत अभी नहीं मिली है और केसेस अभी चल रहे हैं। इनके कुछ लोग थे जिन्होंने हाई कोर्ट में जमानत लेने की कोशिश की, क्योंकि उनको शायद सेशन कोर्ट से नहीं मिली, तो फिर हाई कोर्ट ने मना कर दिया इनको बेल से। शायद ये मजीद कोशिश कर रहे हैं बेल लेने की। और अस्पताल में क्या वाकया हुआ? अस्पताल के बारे में शिकायत आई थी हमारे पास, कुछ वीडियो भी आई हैं, वहाँ पे फायरिंग के वाकयात हुए, वहाँ जत्थे ऐसी ग्रुप्स की शक्ल में लोग वहाँ पहुंचे, वो लोग कौन थे? जी देखिए, हैदराबाद कैंपस में क्या है कि लगारी साहब ने मुसल्लह अफराद से कब्जा किया हुआ है ना काफी अरसे से, और छतों पे मोर्चाबंदी वगैरह की हुई है और अंदर भी इदारा जो है वो बदनजमी बदअमनी का शिकार है। लोग नजर आ रहे हैं, इतना भारी असले के साथ लोग नजर आ रहे हैं, सीढ़ियां लगा लगा के ऊपर चढ़ रहे हैं और वहां पे घूम रहे हैं, मतलब कोई ने रोकने वाला नहीं है। आपने पुलिस वगैरह नहीं कॉल की थी? कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं थी? जी, बल्कि पुलिस को तो हमने ही कॉल की थी। अच्छा, हुआ ये कि उस दिन पेशेंट कोई था इनका हॉस्पिटल में, किसी यहाँ की कोई मकामी जो है वो फैमिली है, और वो पेशेंट इनकी गफलत की वजह से इंतकाल कर गया। अच्छा, उस पेशेंट के लवाहिकीन पहुंचे शायद किसी किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करने, तो लगारी साहब के जो मुसल्ला जो हैं जायम पेशा अफराद, उन्होंने फायर खोल दिया। तो जब उन्होंने फायर खोला तो गालिबन सुना ये है कि दूसरी तरफ से भी फायरिंग हुई। फिर उन लोगों ने अपने कोई कौम के लोग बुला लिए और वहां पे जो है वो एक बड़ी बदअमनी की सूरत हाल जो है वो बन गई। और फिर बहरहाल हमें जैसे पता चला, हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस भी वहां पे पहुंची और फिर हम भी वहां पे पहुंचे और लगारी साहब भी वहां पे पहुंचे। हमने भी पुलिस को अपना मौक़िफ़ जो है वो दिया कि लगारी तो कायद साहब, अस्पताल पर कंट्रोल किसका है? क्या फाउंडेशन का है ऑफिशियली, या उस पर कब्जा हो गया है? जी देखिए, इस वक्त जो पोजीशन है वो ये कि पुलिस की तहवील में है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको देख रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त पुलिस की तहवील में है और जो है हमारी जो यूनिवर्सिटी है और अस्पताल जो है वो एक ही कैंपस में है, हैदराबाद कैंपस। भाई साहब, ये बस एक बात ये बताइएगा कि असल इख्तलाफ की वजह क्या बनी? बहुत सारी बातें होती हैं, लोग छुपाते हैं, जाहिर नहीं करते, लेकिन बिहाइंड द सीन रीजंस कुछ और होती हैं, सामने कुछ और प्रेजेंट करके बताया जाता है। तो असल क्या वजह, क्या इख्तलाफ की? देखिए, इख्तलाफ की वजह यह है कि डॉक्टर नजीर लगारी का इसरार था कि इनके बेटों को फाउंडेशन में एज ए डायरेक्टर इंडक्ट किया जाए। अच्छा, अब इनका जो बड़ा बेटा है उस पे केसेस चल रहे हैं, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और 18 करोड़ का गबन उन्होंने सुई गैस पे किया था। इनकी CNG स्टेशन थी, करप्शन चार्जेस पे, वो यहाँ से मफरूर हैं, वो कोर्ट में अपीयर ही नहीं हो रहे। अच्छा, इसके अलावा इनका जो छोटा बेटा है, ये बात आप ये बात जो कर रहे हैं, ये आपके इल्जामात हैं या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ये बात साबित हो चुकी है? जी, हमारे पास तो बाकायदा कोर्ट ऑर्डर हमारे सामने हैं। ये तो 2016 में FIR काटी गई और ये FIA वालों ने काटी थी 2016। अगर आप रिकॉर्ड चेक कर लेंगे तो आपको भी इसकी तस्दीक हो जाएगी। अच्छा, हुआ नहीं कि जब लगारी साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मेरे बेटों को फाउंडेशन में डायरेक्टर इंडक्ट, तो हमने, हमारे जो बड़े हैं डायरेक्टर्स हैं फाउंडेशन के, उन्होंने स्टैंड लिया कि भाई देखें, हम आपको इतनी लीनियंसी देते आए आपके गलत रवैयों के बावजूद, लेकिन हम फाउंडेशन का मुस्तकबिल जो है वो आग में नहीं झोंक सकते। तो पढ़े लिखे PhD, FRCS, FCPS पढ़े लिखे लोग हों, जिनकी एक ट्रैक रिकॉर्ड, कैरियर ऑफ एक्सेलेंस हो, तो फिर हम उनको फाउंडेशन में इंडक्ट करें। जब ये नहीं हुआ तो फिर लगारी साहब ने मुख्तलिफ किस्म की ये चीजें कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कायद साहब कि वहाँ स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल अब क्या है? कौन कौन से कैंपसेस में अब डिस्टर्बेंस है और क्या अब हालात कंट्रोल में आ गए हैं फाउंडेशन के या नहीं?
देखिए, कराची और इस्लामाबाद कैंपस तो फाउंडेशन के कंट्रोल में है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े अमन और सुकून से, बड़े अहसन तरीके से जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो चल रही हैं। हैदराबाद कैंपस में चूंकि दुख की बात है, लगारी साहब का इस तरह मुजरिमाना और असला मुसल्लह अफराद के कंट्रोल से जब पुलिस ने कंट्रोल ले लिया है, तहवील में है पुलिस की, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि एक अमन अमान की सूरत हाल जो है वो आएगी। और इंशाल्लाह, क्योंकि लीगल जो राइट है वो तो जाहिर बात है कि फाउंडेशन का है, क्योंकि फाउंडेशन ओन करती है, और जो फाउंडेशन के डायरेक्टर्स हैं उसमें लगारी साहब अकेले और बाकी सारे डायरेक्टर्स दूसरी तरफ हैं। तो इनका जो इखलाकी और कानूनी जो जवाब है लगारी साहब का, वो तो बनता ही नहीं है। चलें, ठीक है काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इस इशू पर आपने बात की है, और अगर लगारी साहब की तरफ से भी अगर कोई अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहें तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर भी स्क्रीन पर आ रहा है। नाज़रीन, यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे सेहत के शोबे की। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल, जो कि नॉर्थ नाज़ाबाद में नागन चौरंगी पर वाक़ है, उस अस्पताल में पहले तो ये बताया गया था कि वो अस्पताल एक मॉडल अस्पताल होगा, बच्चों का अस्पताल है, वहाँ से बच्चों की बीमारियों का इलाज होता है। और काफ़ी पहले तक, जब तक सिंध गवर्नमेंट के अंडर में था और इसकी एक्सटेंशन नहीं हुई थी, जब तक भी बात ठीक थी, चल रहा था, और वहाँ ICU बनाने की बातें हो रही थी, इनक्यूबेटर्स लगाने की बातें हो रही थी। डॉक्टर आसिफ जमान उस वक्त MS हुआ करते थे वहाँ अस्पताल के। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नोड के तहत महकमा सेहत ने मुख्तलिफ NGOs के हवाले मुख्तलिफ अस्पताल किए। उसमें ये अस्पताल सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल पॉवर्टी इरेडिकेशन इनिशिएटिव एक NGO है, उनके हवाले कर दिया। और उम्मीद ये थी हम सबको भी, और आम पब्लिक को भी, लोगों को भी, महकमे को भी ये उम्मीद थी कि ये NGO उसे बेहतर तरीके से चलाएगी, वसाइल का बेहतर इस्तेमाल होगा, सहूलियात में बेहतरी आएगी, वहाँ पर OPD के साथ साथ इंडोर की फैसिलिटीज़ और माइनर ऑपरेशन तक भी करने का वहाँ पे प्लान था, और उसके साथ साथ ICU बनाने का प्लान था, इनक्यूबेटर्स का प्लान था। लेकिन ये प्लान और ये ख्वाब अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका है। इसकी क्या वजह है? महकमा सेहत सिंध इसको कराने में नाकाम रहा है, या जो NGO है पॉवर्टी एरेडिकेशन इनिशिएटिव, या उसकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इस तरह का अस्पताल चला सके और ऐसे मामलात से निमट सके। इसकी क्या वजह है? वहाँ पे क्या सूरत रही है? पिछले कई महीने से वहाँ एहतजाज गाहे बागाहे होता रहा है, और वहाँ जाने वाले मरीज़ सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं कि वहाँ जब जाते हैं, कभी इमरजेंसी में वहाँ कोई इलाज नहीं मिलता, कभी OPD में कोई नहीं मिलता। फुटेज में भी आप देख सकते हैं वहाँ के मुलाजमीन एहतजाज पर हैं। जब मुलाजमीन ने काम छोड़ दिया तो वहाँ मरीज़ों को कौन देखेगा? उसके साथ साथ फिर भी OPD कुछ ना कुछ चल रही थी, लेकिन वो OPD भी अब बंद हो चुकी है। इमरजेंसी सर्विसेज उस अस्पताल की बंद हो चुकी हैं, वहाँ के वार्ड्स बंद हो चुके हैं, वहाँ पे ताले लग गए हैं। ये वही अस्पताल है जिसके लिए जापान ने भी कुछ मदद की थी इसकी एक्सटेंशन में। तो हम अपने इदारों का क्या हाल करते जा रहे हैं? एक तरफ महकमा सेहत सिंध गवर्नमेंट KMC और DMC के अस्पताल अपनी तहवील में ले रही है और उन्हें चलाने की ख्वाहां है, लेकिन जो डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं, ख़ासतौर पर सेहत के जो इदारे हैं, वो भी उनसे नहीं चल रहे हैं, और वहाँ की सूरत हाल आपके सामने है, और हम भी इसकी निशानदही करते रहते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे वहाँ काम करने वाले एक मुलाजिम आबिद हुसैन से, जो कि मुतासरा मुलाजिम है। उनसे पूछते हैं कि वहाँ मसाइल हैं क्या असल में। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम अख्तर शाहीन साहब। आबिद हुसैन साहब, ये बताइए कि एहतजाज क्यों कर रहे हैं, क्या मसाइल हैं और कब से हैं? जी अख्तर भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। और ये सबसे बड़ा अलमिया जो है, कराची का दूसरा बड़ा अस्पताल सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो कि 2 महीने से मुकम्मल बंद है, जो 220 बेड्स में मुश्तमिल है, और 18 इंक्यूबेटर्स, ICU, सर्जिकल वार्ड भी यहाँ पर है। डेली बुनियाद पे जहाँ 2500 से भी ज्यादा OPD हुआ करती थी। पिछले 6 माह से मुलाजमीन को यहाँ तनख्वाह नहीं मिल रही, और 2 माह से मुकम्मल इमरजेंसी बंद है। अच्छा। रोज बच्चों का जहाँ दूर पसमंदा इलाके से गडापटोन, सरजानी, बल्दिया और अंगिल से यहाँ पेशेंट आते हैं, पूरे नार्थ वगैरह से, तो यहाँ आए रोज पेशेंट का इंतकाल होता है। तो ये बहुत बड़ा मसला भी जो है, एम्प्लॉयज भी बहुत परेशान है, और मरीजों का भी बड़ा। 6 महीने से किसी को बिल्कुल कोई सैलरी नहीं मिल रही? जी 6 महीने से, सितंबर से, जहाँ मुलाजिमीन को बिल्कुल भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। सितंबर आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एम्प्लॉई हैं या NGO के एम्प्लॉई हैं? मैं NGO का हूँ। अच्छा, तो जो NGOs के एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी नहीं मिली? जी NGOs के जो एम्प्लॉय को 6 और जो सरकार के मुलाजिम है वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह मिल रही है? जी उनको तो मिल रही है, वो भी 8 से 2 बजे समझ लो बस चला रहे हैं। बाकी तो ये हॉस्पिटल जो है NGO चला रहा है, जो कि 220 बेड पर मुश्तमिल था, जहाँ ऑपरेशन, ICU, इंक्यूबेटर सब कुछ जो है जहाँ सहूलत दी जा रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो आप लोग कितने मुलाजिम हैं एनजीओ के? तकरीबन हम 400 के करीब हैं जो कि एनजीओ के मातहत काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इस पर आपकी बात हुई इंतजामिया से, एनजीओ की इंतजामिया से बात हुई, वो क्या कहते हैं? जी बात हुई है, ऑडिट का मसला था, ऑडिट भी अभी रिपोर्ट जमा हो गई है। अभी बात जैसे भी हमारे होती है सीनियर से तो कह रहे हैं कि इस महीने होगा, अगले महीने होगा, इस तरह बात कहना चल रही है। अभी फिलहाल 6 महीने में कोई तनख्वाह नहीं मिला। अभी हॉस्पिटल मुकम्मल बंद किया है, मुलाजिम जो है ना धरने पे रोज एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब से आपने मुलाजमत हासिल की उस वक्त से शुरू के हालात कैसे थे और ये कब से ये सूरत हाल पैदा हुई? शुरू में बड़ा बेहतरीन हॉस्पिटल चलता हुआ आ रहा है। ये पिछले 4 साल से एनजीओ के पास है, जहाँ पे सहूलतें बड़ी अच्छी थी, मेडिसन, इंडोर, जहाँ 220 पेशेंट जो है उनकी कैपेसिटी है, सर्जिकल बड़े बड़े ऑपरेशन माशाल्लाह जहाँ होते थे, सारी चीजें बेहतरीन थी। बीच में जो कुछ मसाइल आ गए थे हुकूमत और पीआई के बीच में, जो ऑडिट वगैरह का जो भी था, तो इसी वजह से अभी जो है हॉस्पिटल जो है काफी मुतासिर था। अच्छा, तो अब आप लोगों का लाहेमल क्या है जब आप प्रोटेस्ट पर हैं, वहाँ काम नहीं हो रहा, सब काम बंद है? अभी अगर हमारा मसला अगर हल नहीं होता है तो फिर हम आगे प्रेस क्लब भी जाएंगे और वहाँ पे सिंध सेक्रेटरीट पे भी जाके घेराव करेंगे, ये सारा कुछ। आप लोग एहतजाज कर रहे हैं तो क्या सरकारी मुलाजमीन भी आपके साथ एहतजाज में शरीक हैं या वो काम कर रहे हैं? नहीं, सरकारी नहीं है, एनजीओ वाले हैं हमारे साथ, जो एनजीओ के। अच्छा, तो सरकारी मुलाजिम क्या करते हैं वहाँ पे अब? सरकारी मुलाजिम बस वो अपनी ड्यूटी जो होती है वो कर रहे हैं। बहरहाल ओपीडी चलती है ना होने के बराबर, जो कि कहीं पे भी नहीं होता। 8 से 2 बजे तक कोई इमरजेंसी नहीं होती, क्योंकि अभी सारी सर्विसेज अभी जहाँ हड़ताल है, लोग जो काम करने वाले थे सारे एहतिजाज पे बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन, आप हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और नाज़रीन, हम रब्ता करेंगे इस अस्पताल के सीईओ जो कि एनजीओ के एम्प्लॉई हैं डॉक्टर मोहम्मद तौफीक साहब से। जैसे में ज्वाइन करते हैं हम उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं और आपको सूरत हाल बताते हैं। लेकिन ये आपको बताते चलें कि कराची में बच्चों का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो NICH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची, और उस पर पूरे शहर का बर्डन है। ना सिर्फ पूरे शहर का बल्कि अंदरूनी सिंध का भी, बलूचिस्तान के कई इलाकों का भी, इवन के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी बहुत सारे मरीज़ यहाँ आते हैं इलाज के लिए, क्योंकि एक बड़ा अस्पताल है, एक टर्शियरी केयर अस्पताल है। कराची शहर की अपनी आबादी इतनी बड़ी है कि इस आबादी में बच्चों का सिर्फ एक अस्पताल होना, फुल फ्लेज होना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल को फ़ाल करने का कहा गया था तो सब लोगों को ये उम्मीद हो चली थी और ये बताया गया था कि ये कराची का दूसरा बड़ा बच्चों का अस्पताल है और इसमें कोई शक भी नहीं था। वहाँ सर्विसेज भी इस तरह की दी जा रही थी। बहुत बड़े रकबे पर वो अस्पताल है, वहाँ पुरफ़ज़ा मकाम था, वहाँ पर बिल्डिंग्स थी और वहाँ डेली बेसिस पर सैकड़ों, अगर हज़ारों में नहीं तो सैकड़ों में लोग वहाँ आते थे, बच्चे बीमार वहाँ आते थे, उनका इलाज होता था। लेकिन वो अब सब इन सहूलतों से महरूम हैं और जैसे कि हमें बताया गया कि पिछले कई महीने से ये सिलसिला चल रहा है, तो इस पर किसी के कान पर जूं क्यों नहीं रेंग रही, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद तौफीक से और उन्होंने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तौफीक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। डॉक्टर तौफीक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इतने महीने से लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, 6 महीने से लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आप लोगों पे असर क्यों नहीं हो रहा? ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, हम पे बिल्कुल असर हो रहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नोट के तहत है और इसमें गवर्नमेंट ने हमें फंड्स रिलीज करने होते हैं। हमारे पास जब वो फंड रिलीज होते हैं तो सिंगल लाइन बजट ट्रांसफर होता है जिसमें हम सैलरीज, मेडिसिन और यूटिलिटी सब हम लोग की बजट से देते हैं। डॉक्टर साहब, कितना बजट होता है आपके साथ, क्या तय पाया है और कितने अरसे में हुकूमत ने बजट देना होता है? 6 माह में बजट देना होता है और जब 6 माह में हो जाता है तो फिर उसको ऑडिट होता है। ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती है तो गवर्नमेंट एस्क्रो एग्रीमेंट के तहत बजट रिलीज करती है। तो हमने, हमारा ऑडिट हो गया, रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है और हमें बजट जो है वो 31 मार्च 21 तक का मिला है। अब तकरीबन 9 महीने हो गए, हमें कोई पैसे नहीं मिले। और 9 महीने से आपको कोई पैसे नहीं मिले? नहीं, कोई एक रुपया भी नहीं मिला। तो आपके साथ मुआहदे में डॉक्टर साहब क्या पाया था कि गवर्नमेंट ने जो पैसे देने थे खाली आपने वही पैसे लेके अस्पताल चलाना था या एनजीओ ने भी कुछ पैसे लगाने थे अपने पास से भी? नहीं, गवर्नमेंट ने 2016 में एग्रीमेंट किया था, जनवरी 17 में शुरू हुआ था और गवर्नमेंट ने 6 महीने में देने थे और हर साल 20% बजट इनहांस करके बढ़ा के देना था एज पर एग्रीमेंट। अच्छा, और आपकी जिम्मेदारी क्या थी? पीआई की क्या जिम्मेदारी थी? पीआई सिर्फ मैनेज करना था उसने हॉस्पिटल को, तमाम टेक्निकल स्टाफ हायर करना था और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हायर करके हॉस्पिटल को फंक्शनलाइज करना था और उसको मैनेज करना था और उसको अपग्रेड करना था इसी बजट में। और जो गवर्नमेंट ने एग्री किया था। और कितना बजट था आपका शुरू में? पहले साल कितना था, फिर उसमें क्या एनहांसमेंट हुआ? 44 करोड़ बजट था एक साल का पहले साल और उसमें यह था कि 20% पर एनम इंक्रीज होगा, जो गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया। सही। और इस
बजट में ये जो 44 करोड़ का बजट है, इसके अंदर मेन चीजें देखिए, हमारे पास तकरीबन 400 लोगों का स्टाफ है, सारी उनकी सैलरीज भी जाती हैं, बिजली पानी गैस के बिल भी जाते हैं। तो डॉक्टर साहब एक बात यहाँ पे ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब पहले से सरकारी स्टाफ भी वहाँ मौजूद था तो इतना ज्यादा स्टाफ रखने की क्या जरूरत थी आपको? नहीं, पहले सिर्फ सरकारी स्टाफ सिर्फ 89 है और ये तकरीबन 250 बेड का हॉस्पिटल है, 24 घंटे। तो कितनी जरूरत थी स्टाफ की? ये इतनी जरूरत है, स्टाफ जरूरत के हिसाब से है और ये गवर्नमेंट के साथ एग्रीड स्टाफ है। और अगर ये हमारे स्टाफ पूरा ना हो तो हमारे KPIs में हमारे नेगेटिव जाता है हमारे पार्ट में। तो हमने स्टाफ जो है हमारे पास कम नहीं है, स्टाफ जितना इसमें ड्राइवर भी हैं, चौकीदार भी हैं, माली भी हैं, स्वीपर भी हैं, सारे इसमें शामिल होते हैं ना। बहुत सारे पैरामेडिक स्टाफ होता है, नर्सेज हैं। अब 250 बेड के हॉस्पिटल में कितनी नर्सेज चाहिए, कितना ऑपरेशन थिएटर चल रहे हैं, उसके लिए टेक्निकल स्टाफ है, लेबोरेटरी है, एक रेडियोलॉजी है, तो स्टाफ तो चाहिए होगा ना 24 आवर। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप जब चला रहे थे इसको, आप कौन सा दौर सुनहरी दौर समझते हैं कि जिसमें क्या क्या सर्विसेज थी? क्या सारी सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर रहे थे इससे पहले? जी हाँ, देखिए सर्विसेज तो हम 2019 में पूरी प्रोवाइड कर रहे थे, हम पूरी प्रोवाइड कर रहे थे और हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन हमारे जो प्लान था इसको टर्शियरी ग्रेड में अपग्रेड करना था, जिसमें वेंटिलेटर्स और ICU सब हमने अरेंज करने थे। लेकिन विद द सब्जेक्ट के गवर्नमेंट इन टाइम फंड रिलीज कर दे, और इन टाइम फंड रिलीज करने के साथ जो 20% इनाउंस करके देना था वो हमारे पास होते, तो हम ये सब चीजें कर चुके होते। अब फंड रिलीज नहीं होते, हॉस्पिटल जब बंद हो जाता है तो 6 महीने बाद जब फंड रिलीज करते हैं तो वो बैकलॉग होता है, तो पुराने पैसे देते हैं, तो हम जब क्लियर करते हैं तो हम फिर बगैर पैसों के बैठे होते हैं, तो हम हॉस्पिटल को अपग्रेड नहीं कर पाते। हमने एक नया वार्ड भी बना दिया, चीजें हमने इम्प्रूव भी कर दी, लेकिन जाहिर सी बात है वार्ड बनेगा तो उसके लिए HR भी चाहिए होगा, इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे, हमने वेंटिलेटर ले जाने, ICU बनाना है, तो सब चीजों के लिए तो हमें जरूरत होगी ना सब फंड की। जब वो नहीं होगी तो चीजें सफर करती हैं। और सिंध का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है, फिर ये सेकेंडरी केयर लेवल तक ही रुका हुआ है, इसको हम टर्शरी केयर तक ले जा नहीं पाए अभी तक। टर्शरी केयर ले जाएं ताकि NSCH पे भी लोड कम हो और यहाँ के लोगों को भी पूरे सहूलत। तो डॉक्टर साहब अब कब तक आप इंतजार करेंगे? लोगों को इतने महीने तनख्वाह नहीं मिल रही, मरीज आपके पास हब से भी आते थे, कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा था। मैं अभी भी इस वक्त इसकी मीटिंग में आया हूँ, आपकी कॉल रिसीव की मीटिंग से निकल के आया हूँ मैं। हम इसी गवर्नमेंट को बताना चाह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द पैसे रिलीज करें ताकि हम फौरी तौर पर हॉस्पिटल को फंक्शनलाइज करें और ये मसला हल करें, और ताकि लोगों को सैलरीज भी मिले, वो अपनी जगह है, लेकिन इलाके के जो लोगों को सहूलत है वो मिलनी चाहिए। असल जिस मरीजों के लिए अस्पताल बना है, जिसके लिए इतना बड़ा फंड मिल रहा है, वो मरीजों को सहूलत नहीं मिल रही, तो फिर तो सब बेकार है ना, स्टाफ का भी कोई फायदा नहीं। आपसे इसलिए तो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि फौरन फंड रिलीज करें ताकि वहाँ के इलाके के लोगों को जो सहूलत मिलनी चाहिए वो उनका हक है, उनको फौरन मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तौफीक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे। और नाज़रीन, हमने इस सिलसिले में सेक्रेटरी हेल्थ जनाब जुल्फकार शाह साहब से भी रब्ता किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपना मौक़िफ़ इस पर दें, हमारे शो को ज्वाइन करें, तो हम उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे हमारे माशरे के एक ऐसे तबके की जिन्हें पहले तो बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता था, लेकिन अब ये देखकर खुशी होती है कि अब हमारा माशरा जो है वो उसको एक्सेप्ट करने लगा है, और उस तबके के लोग भी अब खुशी खुशी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में शरीक होने लगे हैं। और ख़ासतौर पर गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे अच्छे इकदाम किए हैं, जिसकी वजह से हम इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। वरना इससे पहले बिल्कुल ही सेग्रीगेशन हो रही थी, और जो ख्वाजा सराय एक तबका है जिसे हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं, उनको बिल्कुल ही साइड लाइन किया हुआ था, और वो अपने आप को माशरे का हिस्सा नहीं समझते थे, हालत मजबूरी। उसके बाद अभी रिसेंटली देखने में कुछ अच्छे अच्छे इकदाम आए हैं, जिसकी वजह से उनका जो हौसला है वो भी बुलंद हुआ है, और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स भी उनके बने हुए हैं जहाँ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती है। कुछ इंडिविजुअल्स भी अपने तय कोशिशें कर रहे हैं। आज हमने एक ऐसे ही मेहमान को बुलाया है, और मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मोहतरमा अलीना खान साहिबा, जो कि ट्रांसजेंडर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और हमारी कम्युनिटी के लिए आप आवाज़ बने हमारी। नहीं, हम आपको मौका देते रहेंगे, शुक्रिया, आप आते रहिएगा और इस पर बात करते रहिएगा। अलीना खान, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम अलीना है और मैं कराची में रहती हूँ, और मैं मैगज़ीन लिखती हूँ, एडिटर हूँ। मैं मैगज़ीन लिखती हूँ ट्रांस राइट्स के ऊपर। ट्रांस राइट्स के ऊपर? जी, सही। ट्रांस राइट्स के आप फाउंडर हैं? जी बिल्कुल। और मैं मैगज़ीन निकालने का मकसद ये है कि मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि काफ़ी शीमेल्स हैं हमारी माशरे में। हमारी शीमेल्स को, हमारी कम्युनिटी को सिर्फ मांगने वाली, नाचने वाली या फिर गलत काम करने वाली समझा जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझा जाता। तो आप इस इमेज को बदलना चाहते हैं? जी, मैं बदलना चाहती हूँ। मैं हमारी फीमेल्स हैं, काफ़ी काम कर सकती हैं। इस मैगज़ीन में बताया गया है कि वो जो हर वो काम जो मेल
क्या फीमेल। बताती हैं आप मैगजीन में, किस तरह की आप स्टोरीज देती हैं, क्या करती हैं उसमें? इसमें हर तरह की मतलब पूरी दुनिया की जो फीमेल्स हैं अपनी तमाम मतलब अपनी लाइफ की जद्दोजहद कैसे लाइफ गुजारती हैं, कैसे कामयाब ज़िंदगी गुजारती हैं, उसके बारे में जी आप बताते हैं। अपनी मतलब अपनी लाइफ को जद्दोजहद करके कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हैं, उसके हवाले से लिखा गया इसके बीच में। सही। आप ये क्यों बताना चाहती हैं लोगों को कि ये बात बताई जाए, लोगों को क्यों पता चले इस बात का? ताकि फीमेल्स को भी इंसान समझा जाए, हमारे माशरे में उन्हें भी बिल्कुल बराबर, उनके राइट्स जो हैं बिल्कुल बराबर उन्हें समझा जाए, मेल फीमेल के बराबर ही। और इसके साथ साथ ताकि उन्हें मोटिवेशन भी मिले। जी बिल्कुल, कि फीमेल हर तो काम कर आप सकती जब हैं। लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, सॉरी कता कलामी के लिए माजरत, आप जब इंटरेक्ट करती हैं अपनी कम्युनिटी में, तो इस एफर्ट को बाकी लोग कैसे देखते हैं? वो आपको अप्रिशिएट करते होंगे या बताते हैं कि हाँ इसकी बहुत ज़रूरत थी, हमें एक आवाज़ एक हमारी आए? अच्छा जी। नाज़रीन, हमारे साथ अलीना ख़ान मौजूद हैं और ट्रांसजेंडर के राइट्स पे काम करती हैं। माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एफ़र्ट की है और ट्रांस राइट्स के हवाले से एक मैगज़ीन भी उन्होंने शुरू किया है जिसका एक शुमारा आ चुका है और बाकी शुमारे किस पोजीशन पे हैं, क्या हैं, इस हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। तो अलीना ख़ान साहब, ये बताइए कि वो वाकई, ये बताइए इससे पहले कोई शुमारा ऐसा निकलता था, कोई मैगज़ीन ऐसा आता था? जी नहीं, पाकिस्तान में तो ये पहली दफ़ा है। पाकिस्तान में इससे पहले कभी ट्रांस के ऊपर कोई मैगजीन नहीं निकला, ये फर्स्ट है। फर्स्ट आपके नज़र से मैगजीन भी कोई नहीं गुजरा, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पाकिस्तान में फर्स्ट है। तो आप इसे तर्जुमान बनाना चाहती हैं अपनी कम्युनिटी का? जी बिल्कुल। तो पहला शुमारा कैसे गया, उसका क्या रिस्पांस आया? काफ़ी बेहतर नहीं था जो मैं बोल सकूं कि बहुत अच्छा या नहीं, इतना कुछ खास नहीं। तो आप ये बताएं कि आप क्या कोई बिजनेस करती हैं, इतने पैसे आपके पास आ जाते हैं, मैगजीन आपने कैसे बनाया? इस पे तो बड़ा खर्चा होता है, मैगजीन छापने पे भी जी बड़ा बिल्कुल, खर्चा होता है। खर्चा होता है और काफ़ी हुआ भी है। मेरे फर्स्ट पे काफ़ी खर्चा हुआ है और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने, मतलब मेरे बड़े एनजीओज ने और काफ़ी लोगों ने हमें सपोर्ट किया है फर्स्ट कॉपी पे। अच्छा, काफ़ी और फिर मदद की है हमारी कितने दोस्तों ने। शुमारे आ चुके हैं अब तक? फर्स्ट ही आए, अभी सेकंड के लिए हमें ज़रूरत है सपोर्ट की और माली मदद की ज़रूरत है, इसलिए सेकंड किस मरहले पे है सेकंड? डिजाइन हो गया, तैयार जी हो गया? बिल्कुल हो गया है, बस कॉपीज अब क्या प्रिंटिंग का मरहला है? प्रिंटिंग रहती है और कॉपी अच्छा, तो प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं आप? नहीं, उसके लिए बस उसके लिए आपको क्या मदद चाहिए मुझे ऐसा कि कोई आपको प्रिंट करवा दे, कोई जी। सपोर्ट ऐसी मिल जाए? जी हाँ बिल्कुल। तो इसमें आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ कोशिश की, कभी आपने जाने का सोचा? जैसे मुख्तलिफ इदारे हैं, कंपनीज हैं, वहाँ अगर आप जाएं तो आपको रिस्पांस हो सकता है अच्छा मिले, बेहतर मिले। नहीं, हम गए हैं काफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वहाँ से कोई हमें एडवर्टाइज नहीं मिली, कोई कमर्शियल नहीं, अच्छा, फिलहाल नहीं मिला। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी? नहीं, मैं फिर भी जा रही हूँ है ना, और आपने हिम्मत रखनी है, अपना जज्बा जी जो है ना जी, वो मैं जमा बिल्कुल, रखना है हाँ हमें। मैं इसी तरह मैं जाती रहूँगी, आगे भी हर जगह कोशिश करूँगी। ये बताइए कि आप अपने बारे में अपनी स्टोरी कुछ आप हमसे शेयर कर सकती हैं कि जब आपकी नौजवानी या लड़कपन में क्या इश्यूज़ रहे, फैमिली में भी कोई इश्यूज़ हुए, आपको फेस करना पड़ा, फिर उसके बाद रिश्तेदारों में, माशरे में? जी, जब मैं छोटी थी तब स्कूल जाती थी, तब स्कूल में बॉयज़ अक्सर मुझे बुरा बर्ताव करते थे, छेड़खानी, और गर्ल्स भी मुझसे दूर ही रहती थी, मतलब मुझे अलग ही रखा जाता था। स्कूल में भी बच्चे मुझे, कोई मेरे साथ नहीं खेलता था और घर में बहन भाई भी मुझसे थोड़ा गुस्सा करते थे, अलग ही रखते थे मुझे कि मैं फीमेल हूँ, और मुझे गुस्सा करते थे, डांटते थे, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं उठो, ऐसे नहीं जाओ, ये क्या करी, किसके साथ जाओ, हंस क्यों रही हो। तंग आकर आखिर फिर निकल जाते हैं, गुरु सिस्टम में चले जाते हैं। तो वहाँ हम पढ़ाई का इतना वो तो नहीं रखा जाता, क्योंकि गुरु खुद बूढ़े होते हैं, वो मांगने का ही काम करते हैं। तो आपने भी फिर फैमिली को छोड़ दिया, जी वहाँ से चली गई आप जी, मैं इसी रवैये की वजह से? जी जी, और फिर कैसे, फिर ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ी? अब गुरु सिस्टम में फिर चली गई, वहाँ पर मतलब अपने गुरु के साथ होती थी, लेकिन अब तो काफ़ी हद तक माशरा हमारा समझ भी चुका है, काफ़ी हमें राइट्स भी मिलते हैं और हमें एक्सेप्ट करते हैं। अब तो मैं कितना पढ़ा है आपने, तालीम क्या है आपकी? मैंने मैट्रिक तक किए, फर्स्ट ईयर इनकम्प्लीट था, फिर अभी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इंशाल्लाह मैं दोबारा एडमिशन लूँगी।
तो अब उस वाले माहौल में और आजकल के माहौल में आपको फ़र्क कैसे लगता है कि अब लोगों में काफ़ी किस कदर डिफरेंस है। अब तो लोग हमें समझते हैं, मतलब आपको इज्जत देते हैं, आपको जी रिस्पेक्ट बिल्कुल। देते हैं? कुछ लोग हमें इज्जत देते हैं, कुछ माशरे में वैसे ही हैं जिनका जो हम इंसान भी नहीं समझते, लेकिन कुछ लोग हैं काफ़ी जो एजुकेटेड हैं, जो इस बात को अब समझ चुके हैं। आपको पता है हमारे माशरे में तो हर तरह के लोग मौजूद है ना, ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपने वालिदैन की भी इज्जत नहीं करते। जी तो वो बिल्कुल। आपकी ज़ाहिर जब है क्या करेंगे, यहाँ उनकी पर हम तरबियत ही आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हैं फीमेल्स के साथ ऐसा हो गया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा हो गया, हम तो फिर ख्वाजा से रहे, तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होगा? हम किस बेस पे बोलें कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? हाँ जाहिर है हम भी उन्हीं में हैं। जब बच्चियों के साथ बच्चियों को कुछ नहीं छोड़ा जाता, उनको उनको उनकी हिफाजत नहीं, उनकी सेफ्टी नहीं है, तो फिर हम लोग कहाँ से फिर महफूज होंगे? क्या चाहती हैं, कैसा पाकिस्तान चाहती हैं अपने लिए, बाकी लोगों के लिए क्या चाहती हैं? बस मैं यही चाहती हूँ कि तालीम हमारी कम्युनिटी को तालीम दी जाए, और सबसे ज़्यादा हमारी एजुकेशन के लिए किया जाए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है वो तालीम नहीं ले सकती। काफ़ी जो है हमारे ख्वाजा स्कूल्स से वाले नहीं एक्सेप्ट करते। जी, और उनके लिए कोई अलग वो नहीं है, क्योंकि अगर वो इस माशरे में जाती हैं वहाँ पर उनको सुकून नहीं है, वहाँ पर उस तरह की वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती, उनके लिए एक अलग एजुकेशन अलग भी नहीं, बल्कि अब तो इंक्लूसिव एजुकेशन का दौर है और आपका भी मुश्तरका ही स्कूल होना चाहिए, एक ही जी स्कूल होना बिल्कुल। चाहिए हाँ जिसमें आप लोग भी पढ़ें बाकी आम लोगों के साथ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे लिए एजुकेशन का वो कुछ किया जाए। चलें, आप हिम्मत ना हारें और हौसला रखें, इंशाल्लाह हम आपको इनवाइट करते रहेंगे ताकि आप जी यहाँ आके बहुत अपनी बहुत शुक्रिया आपका। बात कर सकें, लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकें। हिम्मत ही एक बड़ी चीज़ है। देखिए आपने हिम्मत, अगर आपने नहीं हारी, जो जी कि लग रहा है कि बिल्कुल। आप नहीं हारेंगे इंशाल्लाह, तो आगे इंशाल्लाह। चलती रहेंगी तो बहुत सपोर्ट मिल जाएगी, दुनिया बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपका लीना खान, आप हमारे साथ आपका मौजूद भी रही बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, हमने ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज़ पर बात की है और आपको बताया है कि आप किस तरह से उनकी मदद भी कर सकते हैं, इन्हें सपोर्ट भी कर सकते हैं। इनका मैगजीन रुका हुआ है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, इनके पास पैसे नहीं है उसको छापने के लिए, आप उसमें इनकी मदद कर सकते हैं या अपने नेटवर्क के साथ इन्हें मिला सकते हैं। किसी भी तरह से आप अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो आप इन्हें ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, किसी इशू की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो कि है 0315544165, और उसके अलावा ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है, और उसके अलावा कॉल के लिए 0300-364-2759 हमारा नंबर है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने रिजवान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।